गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है एस्ट्रोसैट। तो अभी जो हमारे एस्ट्रोसैट में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने जो अभी डिस्कवर किया है, एक तरह से उनको एक ऑब्जर्वेशन हुई है कि एक ग्लोबुलर क्लस्टर है हमारी गैलेक्सी में जिसका नाम है NGC 2808। तो ग्लोबुलर क्लस्टर क्या होता है कि एक क्लस्टर, ग्लोबुलर क्या चीज़ हुई, अर्थ के जैसा, मतलब अर्थ के जैसा स्फेरिकल शेप्ड एक क्लस्टर है हमारी गैलेक्सी के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स मिले हैं उनको, और जो अभी एक लेट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में है। मतलब कि जब एवोल्यूशन क्या होता है, जब वो उनका बर्थ हुआ है तो उसकी जो एक लेट स्टेज है, उसके जो जैसे सन लाइक स्टार है, वो जैसे सन का जब बर्थ हुआ था तो उसकी जो लेट स्टेज थी उस स्टेज पे हैं अभी वो स्टार्स। तो उनको वो ग्लोबुलर क्लस्टर में जो है वो स्टार्स मिले हैं। तो इसमें एस्ट्रोसैट के जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं अब कि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे जो ये जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स होते हैं, इसके अंदर जितने भी स्टार्स होते हैं वो एक तरह से हमारे लिए एक्सीलेंट लेबोरेटरीज हैं कि हम पता कर सकें कि जो स्टार्स हैं वो इवॉल्व कैसे होते हैं और उनका बर्थ कैसा होता है और उनका डेथ कैसे होता है। ठीक है, तो जो हमें स्टार्स मिले हैं वो 3000 टाइम्स ब्राइटर देन द सन है और उनका सरफेस टेम्परेचर अबाउट 1 लाख केल्विन है। ठीक है, तो ये हमको यूवी ब्राइट स्टार्स हैं ये। ठीक है, तो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उसके उससे वो वाले ब्राइट स्टार्स हैं, ये यूवी ब्राइट स्टार्स हैं। तो हमारे को इनसे पता लगेगा कि जो स्टार्स हैं उनका बर्थ और डेथ कैसे होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। एक हमारी मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन है ये, जो एस्ट्रोसैट है, और इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। हमारी इंडियन रिमोट सेंसिंग क्लास एक सैटेलाइट जो है, एक तरह से बेसिकली वही जो है वो एस्ट्रोसैट है, वो सैटेलाइट एक तरह से नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में उसको छोड़ दिया गया है और उसके थ्रू जो है हम स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो 650 किलोमीटर ऑलमोस्ट ऊपर है वो, नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे है, और उसको PSLV से लॉन्च किया गया था। ये इंडिया की सबसे पहली जो है एस्ट्रोनॉमी मिशन है हमारा एस्ट्रोसैट। और 2015 में, आपको जैसे मैंने आपको बताया, सितंबर 28 2015 को इसरो ने इसको लॉन्च किया था। और ये साइमल्टेनियसली हमको किसी भी जो है सेलेस्टियल सोर्स जो है हमारे, जैसे स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कॉमेट्स हो सकते हैं, कोई भी हमारे जो सेलेस्टियल सोर्स है उसकी एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स को साइमल्टेनियसली जो है वो ऑब्जर्व करने में हमारे को हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये एस्ट्रोसैट जो हमारे सैटेलाइट है, आई मीन जो ये मिशन है हमारा, तो ये मल्टी वेवलेंथ मिशन है, आपको पता है। तो ये इसमें क्या है कि, और ये इसको कंट्रोल किया कहाँ से किया जाता है, बेंगलोर में हमारे जो इस ट्रैक है, आई है जो इसरो की एक तरह से ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क है बेंगलोर में, वहाँ से इसको एक ग्राउंड, ये एक तरह से ग्राउंड लेवल ग्राउंड कमांड सिस्टम है, वहाँ से इसको एस्ट्रोसैट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इसी एस्ट्रोसैट से ही कंट्रोल करते हुए, इसी जो एस्ट्रोसैट की जो सैटेलाइट है हमारी, इससे हमको जो है ये ग्लोबुलर क्लस्टर ऑफ स्टार्स मिला है हमारी गैलेक्सी में, जिसका नाम है NGC 2808। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, वो है सेक्शन 32A ऑफ IBC। तो IBC का चीज़ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसको हमने कई बार डिस्कस किया है तो इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जस्ट आपको हम सेक्शन 32A जो है हमारा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। जब आप कभी भी कॉरपोरेट कोई इंसॉल्वेंसी होती है तो उसका जब रेजोल्यूशन होता है, मतलब कि जब कोई दिवालिया होती है कंपनी, तो उसके जो असेट्स हैं उसकी जब बिक्री होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो लोग बीडिंग करते हैं, ठीक है, जैसे समझ लो, आपको एग्जांपल से ही दे देते हैं कि इसको मैं पूरा आपको सेक्शन ही समझा देता हूँ एग्जांपल से, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि जब जो ये हमारी भूषण स्टील, आपने नाम सुना होगा, और नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, अगर भूषण स्टील जो है जब वो लिक्विडेट हुई IBC के अंडर, तो जो हमारा जिंदल स्टील है, JSW स्टील्स, उन्होंने उसके ऊपर बीडिंग करी। ठीक है, उनके एसेट्स के ऊपर कि हम जो, जैसे वो 47,000 करोड़ के आसपास की कंपनी थी, तो 19,000 करोड़ में, 19-20 हज़ार करोड़ के आसपास की जो बिडिंग जो है उसके एसेट्स की JSW स्टील ने करी कि हम ये असेट्स परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो असेट्स जो है वो एलोकेट हो गए, वो बिडिंग जीत गए JSW स्टील वाले। जब वो बिडिंग जीते, जैसे ही वो उसको पैसा देने के उसको वो अपने अंडर करने लगे, टेक ओवर करने लगे एसेट्स को, तो जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सेंट्रल एजेंसीज आ गई और उन्होंने कहा कि जो अभी आप इसको टेक ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भूषण स्टील्स के ओनर थे उन्होंने ये वाले जो एसेट हैं वो कोई एक फ्रॉड किया था बैंक लोन का, और कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड किया था, तो उसके अंदर ये जो है हमको इन असेट्स को एक तरह से टेक ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो
अब जो JSW स्टील है उसका तो सारा जो बिडिंग का प्रोसीजर उसने फॉलो किया और जितना भी उसने अपना टाइम लगाया, अपने रिसोर्सेज लगाए उस बिडिंग में, वो तो सारे वेस्ट गए, ठीक है। तो जो सेक्शन 32A है, फिर वो क्या कर रहा था, सेक्शन 32A गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और कहा कि जो बिडर्स हैं अगर वो सक्सेसफुली बिड कर लेते हैं और वो प्रोसेस जो है हमारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का कंप्लीट हो जाता है, तो बिडिंग के बाद जो है कोई भी सेंट्रल एजेंसी जो है वो असेट्स को टेक ओवर करने नहीं आ सकती। वो एक तरह से इम्यून हो गए असेट्स किसी भी पुरानी मिसडीड्स के लिए, ठीक है। आप समझ लो भूषण स्टील ने कितने भी पीछे फ्रॉड किए हों, जो मर्जी फ्रॉड किए हों, अब क्योंकि वो असेट्स जो है वो बिडर के पास आ गए हैं, तो पुराना जो है वो ओनरशिप जो काम किए थे, जो गलत काम किए थे, उसके लिए न्यू बिडर को हम जो है उसको जो है हम रोक नहीं सकते उन असेट्स के टेक ओवर करने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो कुछ जो है लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि दिस इज़ नॉट फेयर, बट सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि यस इट इज़ फेयर बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बिडर्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें, नहीं तो फिर आप सोचो कोई बिडिंग ही नहीं करेगा। अब समझ लो कल को कोई कंपनी, समझ लो हम विजय माल्या के एसेट्स को हम बिडिंग पे लगा देते हैं IBC लगाने के बाद, तो उसके ऊपर कोई बिडिंग ही नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई फ्रॉड निकलेगा विजय माल्या का, और हम चाहे बिडिंग भी कर लें उसके बाद जो है सेंट्रल एजेंसीज आके कहेंगी कि नहीं ये तो करप्शन में इन्वॉल्व थे और ये हमने मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये जो हमारा फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स है, ये वाले जो लॉज लगा के हम ये असेट्स को ले जाएंगे, आप इसको असेट्स को नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसके लिए सेक्शन 32A जो है वो एक बार अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाए बिडिंग का और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी कंप्लीट हो जाए, फिर जो है सेंट्रल एजेंसीज क्लेम नहीं कर सकती और इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ठीक है। तो सेक्शन 32A जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि नहीं तो जो बिडर्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए ये हमें लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और इसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो पुराने जो ओनर्स थे उनके मिसडीड्स ऑफ द पास्ट जो हैं उससे न्यू ओनर्स का क्या लेना देना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फेयर पॉइंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले जो भूषण स्टील ने जो भी काम किया हो उससे JSW स्टील का लेना क्या लेना देना है। वो उन्होंने करप्शन जो मर्जी किया हो, बैंक फ्रॉड किया हो, मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड किया हो, तो हम उसकी सज़ा JSW स्टील को नहीं दे सकते, ठीक है। अब उसके अंदर एक कंडीशन रखी है कि ये जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 32A के कब नहीं लग सकते, जब ये इम्यूनिटी सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया हो और जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो कॉरपोरेट डेटर का हो रहा हो। मतलब कि जब अगर तो एक तो जो हमारी जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका हो और हमारी जो ये भूषण पावर एंड स्टील कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको तक भी JSW जो है स्टील वो टेक ओवर कर रहा हो। ये आपको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उसके जो JSW स्टील है वो सिर्फ भूषण पावर एंड स्टील के कुछ असेट्स को लेके चला गया, वो उसके अंदर मैनेजमेंट को भी चेंज कर रहा हो, उसकी मैनेजमेंट भी वो खुद संभालने की जिम्मेदारी लेना चाह रहा हो। ये जिम्मेदारी जो मैनेजमेंट कंट्रोल की बात क्यों लेके आई है सुप्रीम कोर्ट, ताकि जिम्मेदारी भी वो उठाए JSW जो है, या मतलब जो न्यू बिडर है वो जिम्मेदारी भी उठाए, इसलिए जो है ये मैनेजमेंट कंट्रोल का भी जो है क्लॉज डाला गया है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये एग्जाम्पल से ही समझाया हुआ है इसमें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, वो है रीसा। तो हमारे जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं जो बिप्लब कुमार देब, उन्होंने अभी रिसेंटली रीसा को एक तरह से जो एक हैंड वोवन क्लोथ है उसको सपोर्ट किया है और उनको कहा है कि वो जो रीसा है वो उसको अपने जो स्टेट का टेक्सटाइल बनाकर फेमस करना चाहते हैं और उसको हम एक ट्रेंड में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो रीसा है क्या, क्यों इम्पॉर्टेंट है? रीसा जो है वो 3 तरह के त्रिपुरा की फीमेल अटायर हैं, कस्टमरी अटायर हैं जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ बनाती हैं। उसमें से एक रीसा है, बाकी है एक रिगनाई और रिकुटू, ठीक है। जो रीसा है वो कस्टमरी हैंड वूवन क्लोथ है, उसको हाथ से बनाया जाता है और उसको हेड गेयर या फिर स्टोल क्या होता है, शॉल या स्कार्फ टाइप होता है जो आपको पता है, ठीक है। फीमेल एक अपर क्लोथ है या फिर वो किसी डिस्टिंग्विश्ड रेसिपिएंट को, जैसे हम शॉल पहनाते हैं वैसे ही रीसा पहनाया जाता है त्रिपुरा में, ठीक है। दूसरा कौन सा है, रिगनाई। रिगनाई क्या होता है, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कवर करने के लिए हेल्प करता है, जो एक तरह से लोअर पार्ट को कवर करता है बॉडी के। रितुकू कौन सा क्लोथ है, जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी को कवर करता है, ठीक है। अब जो ये तीनों के तीनों जो हमारे फीमेल अटायर हैं, ये कब ओरिजिनेट हुए हैं, इवन व्हेन देयर वर
माणिक्य किंग्स जो थे वहाँ पर उनका रूल था त्रिपुरा में, उससे भी पहले जो है ये तीनों अटायर वहाँ पर कस्टम, वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो इसको पहनती थी और इस वहाँ पर ये कस्टमरी थे, ठीक है। और जो वहाँ के जो किंग्स होते थे या उनके वहाँ के जो लोग होते थे, एक तरह से उनके किंग किंग के जो रूल में लोग रहते थे, वो एक विमेन की इंटेलिजेंस को भी इस चीज़ से जज करते थे कि कैसा उन्होंने रीसा का, रिगनाई का या फिर रितुकू का डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। तो समझ लो उनके जो कस्टम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है रीसा, रिगनाई और रितुकू। तो अब जो है त्रिपुरा की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम इसको सिग्नेचर टेक्सटाइल ऑफ त्रिपुरा जो है पूरे नेशन में इसको हम प्रमोट करेंगे, ताकि आप बाकी के लोग भी जो हैं वो इसको पहनना शुरू करें। इससे होगा क्या कि वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। अगर ये फेमस हो जाएगा तो उनका जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है उनको एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एक्सरसाइज कवच। तो ये एक्सरसाइज कवच जो है इसको अंडमान एंड निकोबार और बे ऑफ बंगाल जो हमारे है वहाँ पर इसको कंडक्ट किया जा रहा है रिसेंटली। और ये जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो इसको जॉइंटली कंडक्ट कर रहे हैं। और अंडमान एंड निकोबार जो हमारी एक ही थिएटर कमांड है हमारे इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार कमांड, उसके अंडर ये जो है पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या इसका मोटिव क्या है कि जो हमारी मैरीटाइम सर्वेलेंस असेट्स हैं, एयर और मैरीटाइम की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एयर डिफेंस सिस्टम है, सबमरीन या लैंडिंग ऑपरेशंस है, इन सब का एक तरह से जॉइंट यूज़ हम अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड के जो हमारा अंडमान सी है या बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर ये जॉइंट फोर्सेस जो हैं एक तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सारी मिल के इकट्ठे जो है अगर कभी इनको वॉर की सिचुएशन आए या कोई एक एक्सटर्नल थ्रेट आए तो ये इकट्ठे होके कैसे एक्ट कर सकती हैं, तो ये उसी के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है, ठीक है। तो ये मल्टी डोमेन हाई इंटेंसिटी ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव जो है वॉरफेयर है एक तरह से अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर इसको कंडक्ट किया जा रहा है, याद रखना ये। और ये किस लिए की जा रही है, ताकि वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ को और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हमको वॉर के टाइम पे चाहिए होते हैं ऑपरेशनल सिनर्जी बनाने के लिए, उन सबको फाइन ट्यून किया जा सके, ठीक है। तो ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है एक तरह से, तो ये इसलिए कंडक्ट की जा रही है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। तो आज हमारा जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में वीकली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन भी मिलेगा, उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। हम पूरे वीक का जो हमारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन सबको हमने कवर करके आपके साथ शेयर किया है। हर वीक हम आज के दिन जो है आपके साथ वीकली करंट कंपाइलेशन शेयर करते हैं और मंथली भी हम शेयर करते हैं मंथ एंड होने पे, फिर हम क्वार्टरली भी शेयर करते हैं, फिर आपसे हम हाफ ईयरली भी शेयर करते हैं और ईयरली भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप बने रहिए, आपको वहाँ पर टाइमली रेगुलरली आपको ये सारे PDF एक तरह से उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। सो वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स, अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।